नमस्कार। टॉस ब्लॉग और अलार्म एंटरटेनमेंट के संयुक्त प्रस्तुति नगर नायक के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान के कांग्रेस पार्षद भाई आकाश तिवारी जी के साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि रायपुर नगर निगम में वो पिछली बार कांग्रेस के पार्षद रहे और इस बार निर्दलीय चुनने जाने के बाद कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनसे हम पूरे इन 5 सालों के बारे में जानकारी लेते हैं और आगामी जो कार्य योजना है यह जानना चाहते हैं। तो आइए हम परिचय कराते हैं आकाश तिवारी जी से। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा हृदय से प्रणाम है और आप इसके लिए मुझको चुना, इसके लिए आपका भी हृदय से धन्यवाद है। आकाश जी, सबसे पहले तो मैं जनता के समक्ष आपके राजनीतिक सफर के बारे में जानना चाहूंगा कि आपकी राजनीति शुरुआत कैसे हुई, आप किस तरीके से इस राजनीति में आए हैं और आज जब पार्षद दूसरे बार चुने गए हैं तो इसके पीछे पूरा क्रम क्या था? देखिए, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स NSUI, फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस, फिर जिला कांग्रेस कमेटी, उसके बाद 2019 में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड से। वहाँ से निर्वाचित होने का सिलसिला जारी हुआ है 2019 से और अभी मैं दोबारा चुनाव जीत के आया हूँ। आप जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होते हैं तो जो स्टूडेंट्स के मुद्दे होते हैं उनके लिए काम करना होता है, और जब आप जिला कांग्रेस कमेटी में होते हैं तो जनता के मुद्दों पर काम करना होता है। और अब हम जनता के बीच में हैं और उनको अपनी सेवाएं देने के लिए, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हमेशा तत्पर हैं और अंतिम आदमी तक अपनी सेवाओं पहुंचाने के उद्देश्य के साथ लगातार बिल्कुल। तो मतलब ये है कि आपने जो तैयारी छात्र जीवन से चालू की थी वो आज फलीभूत होके राजनीति की प्रथम पड़ाव पे आप पहुंचे हैं और आप एक पार्षद के रूप में चयनित हुए हैं और इत्तेफाकन ये रहा कि आपके कार्यकाल पिछले देख के आपको अभी नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया। तो इस पे एक सवाल ये उठता है कि आप जब किसी राजनीति में उतरते हैं तो आपको राजनीति जिस दल से होते हैं वहां आंतरिक राजनीति और एक बाहर की राजनीति दोनों का सामना करना पड़ता है। तो इसका आपने किस तरीके से सामना किया और फिर आप यहाँ किसी और प्रत्याशी की दावेदारी रही होगी, उसको आपने कैसे चेंज करके अपनी भूमिका बनाई? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ही मुझको यहाँ पहली बार पार्षद बनने का अवसर दिया और उसके जो अवसर मिला उसमें मैंने जनता का जितना हो सकता है निष्ठा और ईमानदारी के साथ 5 साल सेवा की। उसके बाद दोबारा चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी से किसी कारणवश टिकट नहीं हो पाया, जनता के दबाव के कारण इस चुनाव को लड़ा और परिणाम आप सबके सामने है। क्योंकि मैंने त्याग, तपस्या और समर्पण की भावना से पूरे 5 साल पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड की जनता की सेवा की है, उसी का परिणाम था जो 2025 में जैसे ही आपने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस इस बार आपके ऊपर विश्वास नहीं की और आपको मजबूरन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामना करना पड़ा। तो ये जो दोनों राजनीतिक दलें थी, इनके राजनीतिक पेचों में आप नहीं फंसे और कैसे क्लियर कर लिए कि आप चुनाव जीत गए? देखिए, जब आप कोई काम को करते हैं पूरी शिद्दत से और दिल से तो ईश्वर आपका साथ देता है। तो मैंने 5 साल जो सेवा की है जनता की, पूरी दिल और शिद्दत से की है, उसी का परिणाम था और मेरे अंदर एक विश्वास था कि मैं इस चुनाव को जीतूंगा और मेरी जो जनता थी उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास बनाया और मेरे ऊपर दबाव बनाया, इस चुनाव को आपको लड़ना है। ये तो रही बात जनता की दबाव जिससे आप चुनाव फिर से लड़े। जी, चुनाव जीतने के बाद आपके ऊपर पार्टी का दबाव था कि वापस आए, कि आपकी राजनीतिक इच्छा थी कि आप पार्टी ज्वाइन करें? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, मैं कांग्रेस की विचारधारा का आदमी हूँ और जब से मैं पैदा हुआ हूँ मेरे घर में कांग्रेस का झंडा देखा है मैंने, तो उस विचारधारा से मैं कभी अलग जा ही नहीं सकता। तो सवाल ही नहीं उठता था कि कांग्रेस पार्टी को कभी मैं छोड़ के जाऊंगा। समय परिस्थिति ऐसी हुई कि मेरे को चुनाव लड़ना पड़ा और उसके बाद मैं चाहता तो सत्ता का लाभ उठा सकता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार है। उसको छोड़कर यदि मैं पुनः वापस कांग्रेस में आया हूं, यदि मैंने उसको छोड़ दिया और सत्ता के साथ नहीं गया और कांग्रेस में उसका झंडा उड़ाया, ये मेरे अंदर ईमानदारी जो है कांग्रेस, मतलब ये कहा जाए कि आपको जो गुरु शिक्षा मिली थी राजनीतिक हो, चाहे स्कूल से, जहां स्कूल से आपने राजनीति चालू की थी, वो राजनीतिक गुरु तक, विजयश्री प्राप्त करने तक जो भी परिस्थितियां रही हैं, इनका जो मूल मंत्र आपने सीखा है
वो उसकी देन है कि आपने फिर से वापस कांग्रेस की ओर जाने का प्रयास किया। तो आपके कोई राजनीतिक गुरु हैं जिनको आप मानते हैं कि वो आपको मार्गदर्शन और आपकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है? देखिए, गुरु तो सबका होता है। हम स्कूली शिक्षा से सबसे पहले हमारे माँ बाप हमारे गुरु होते हैं। बिल्कुल। फिर आप जब स्कूली शिक्षा में जाएंगे तो वहाँ के जो शिक्षक होते हैं, जरूर आप कोई ना कोई शिक्षक के प्रिय स्टूडेंट होते हैं, फिर वो आपके गुरु होते हैं। फिर कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ आपको तो हर क्षेत्र में आपको अलग अलग गुरु मिलेंगे और उन सब का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करके एक सफल जीवन की ओर आप अग्रसर। बिल्कुल। अब हम जनता की ओर चलते हैं। जनता के कुछ सवाल हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया है इस नगर निगम में, जिसमें जनता से लोगों का संपर्क, खास करके जो एक नेतृत्व करता है उसके संपर्क के लिए ना बड़ी जटिलताएं होती हैं। तो आपने ऐसा क्या सरल पद्धति अपनाया है कि जनता अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए बहुत सरलता से कनेक्ट हो? ऐसा क्या किया है आपने? 2019 24 दिसंबर को मैं पहला चुनाव जीता था यहाँ से। उसके बाद 1 जनवरी 2020 से मैंने एक अपना शेड्यूल तैयार किया और सुबह 7 बजे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं वार्ड में भ्रमण में रहता हूँ। जो भी काम रहता है दिन भर का उसको लाइन अप करके दूसरे दिन उसको खुद देखने जाता हूँ और सतत संपर्क में रहता हूँ, कभी साइकिल से कभी गाड़ी से, जो सुविधा जैसे मौसम के अनुसार, लेकिन घूमता पूरे टाइम। उसके बाद एक अहिल्याबाई चौक का निर्माण कराया गया है हमारी जब लास्ट सरकार थी नगर निगम में, तब फिर वहां पर मैं एक चौपाल है जिसका नाम सेवा सदन है जी, वहां बैठता हूँ और जो लोग मेरे पास आते हैं अपने काम को लेके तो उसको करने का पूरा प्रयास। बिल्कुल। आपने कुछ बैठकें की जगह निर्धारित की है जिसमें आपने लिखा है कि सेवा परमो धर्मः जी। तो इस मूल मंत्र के साथ आप जनता के बीच पहुंचे थे और मुझे लगता है कि आपने इस मूल मंत्र को बिल्कुल फलीभूत किया है, तभी आपको ये मौका मिला है। वो कंटिन्यू है अभी भी? जी, वो कंटिन्यू है। मैंने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं लाया है और मैं चाहता हूं कि अब लोगों ने जिस विश्वास के साथ मुझ पर दोबारा विश्वास किया, क्या होता है, आपको विश्वास जनता का हो जाना और उस विश्वास को बनाए रखना, दोनों अलग अलग चुनौती है। अब एक बड़ी बात है, आप जनता के विश्वास को बनाए रखने की बात करते हैं। एक बड़ी बात ये होती है कि जब शासन की कोई स्कीम आती है तो उस स्कीम को इम्प्लीमेंट होने के बाद पता चलता है कि उसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसका खामियाजा जनता भुगतती है जी। ऐसे कुछ योजनाएं हैं जो पूर्ववर्ती सरकार ने भी लाया और वर्तमान सरकार ने भी बहुत महती योजना चालू की है, जिसमें हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, महतारी वंदन योजना। इस योजना में एक बड़ी समस्या रही है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको शुरुआती दौर पे उनका लाभ मिलता रहा। अब पिछले अप्रैल से 1 अप्रैल के बाद से कुछ आरबीआई के नए रूल आए, उसके चलते उनको जो नियमित पैसे मिलने थे वो शायद नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनकी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। इनके समाधान के लिए नगर निगम से की ओर से कोई प्रावधान है कि आपके तरफ से भी आपने कुछ प्रावधान किया है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना को लाया और उसका क्रियान्वयन किया। जब उनको वोट चाहिए था तब उन लोगों ने सारी महिलाओं को पैसा दिया पूरे छत्तीसगढ़ में, जब उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था। अब वो पैसा देते जा रहे हैं तो उनको दर्द भी बढ़ता जा रहा है, तो अब धीरे धीरे उसमें छटाई चालू है। अब वो लोग चिन्हांकित भी कर रहे हैं, कई जगहों में चिन्हांकित करके महिलाओं को हटाया जा रहा है। और ये योजना चूंकि महिला एवं बाल विकास से क्रियान्वयन है तो नगर निगम का बहुत ज्यादा इंटरफेयर इस योजना में नहीं है, लेकिन चूंकि हम जनप्रतिनिधि हैं तो जो भी हमारे पास आता है कि हमारा 3 महीने से, देखिए, नगर निगम की कोई भी योजनाएं हो, एक महत्वपूर्ण बात है जिसको आप हम जानते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जी। ये 0 टॉलरेंस का प्लान है जी। जब डीबीटी जब से लॉन्च हुआ है तो डीबीटी के बाद से जो लोगों को लाभ मिलना है उस पर कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता जी। इस बारे में शायद आपको जानकारी होगी। तो डीबीटी को कोई ओवरशूट कैसे कर सकता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब कोई महिला है, उसके 2 अकाउंट है, आप समझिएगा मेरी बात को। तो पहले ये लोग जब शुरू को जब चुनाव लड़ना था और जब चुनाव जीत गए तो 4 महीने तक उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था। अब वो बोलते हैं कि आपका खाता एक होना चाहिए। तो इसके लिए तो बीच में गाइडलाइन जारी हुई थी कि जो खाता वर्तमान संधारित है उसके लिए बैंक में जाके केवाईसी करें, वही खाता आपका डीबीटी अकाउंट हो जाएगा। तो ये जो चक्कर है सर, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चक्कर है जिसमें जनता परेशान हो रही है, या तो आपको शुरू दिन से उनको नहीं देना था, उनको शुरू दिन से एक लाइन में चलाना था।
अब मझधार में अटका के मतलब जब आपका इसमें मतलब समाधान निकल गया, इसमें समाधान के लिए नगर निगम के पास कोई विकल्प हाँ, नहीं है, राज्य सरकार के हाथ में हाँ, है। इसमें जब आपका मतलब निकल गया, उसके बाद आप जनता को नियम कानून बता रहे हैं और उसमें फिर बोल रहे हैं कि 60 साल का क्राइटेरिया था, आपके यहाँ ये सरकारी नौकरी में है, आपके यहाँ कुछ ना कुछ कारणवश एन केन पकड़ें, अब उसमें लोगों की छटाई चल रही है। हाँ, और इसमें आप देखेंगे बीच में छटाई चल रही है कि हीरोइन के नाम से भी लोग पैसा निकाल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीच में तो ऐसी खबर आई ये थी। बात कहीं ना कहीं सत्य आपके सामने आएगा ही। अभी देखिएगा इसमें जो आने वाले समय में आपको कई सारे और भी ऐसे तथ्य जनता के बीच में आएंगे जिससे जनता अभी तक अनभिज्ञ है। बिल्कुल, आपका कहना है कि ये चुनाव जीतने का लोक लुभावन वायदा था, जिसके चलते सरकार ने लोगों को देने का आश्वासन दिया और अब छटनी कर रही है। अब चलिए, ये मुद्दा तो है ना राज्य शासन के हाथों में है। अब हम देखते हैं नगरीय निकाय क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है। रायपुर नगर निगम में लगभग 40% आबादी आज भी स्लम एरिया में रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन तक पहुंच ही नहीं पाता। वास्तव में नगर निगम उन्हीं के लिए काम करती है। एक तरफ हम बात करते हैं कि कॉलोनियों की बात और दूसरी तरफ बात करते हैं हम आमजन की बात। तो उस 40% आबादी को विस्थापन करने के लिए क्या नगर निगम के पास पहले कोई योजना रही है और वर्तमान में आप क्या मॉनिटर कर रहे हैं ऐसी किसी योजना को? देखिए, जब माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी इस प्रदेश में, तो हजारों लाखों लोगों को पट्टा देने का काम किया गया, जिससे उनको आवास योजना का लाभ मिला, जिससे वो अपना आवास हो, मोर जमीन मोर आवास, इसमें हजारों लोगों का सपना तय हुआ, जिसमें लोगों 2.5 लाख रुपए से अपने घर को बनाए। और चूंकि अगर उनके पास पट्टा नहीं होता तो उनके पास कोई आधार नहीं होता कि उनके पास मकान है, सिवाय टैक्स की रसीद की। पट्टा होने के बाद उस क्राइटेरिया में आ गए जिसमें उनको पैसा दिया जा सकता है। जी, तो इस मुद्दे पे एक बात बहुत सारा मकान बिल्कुल बना। लेकिन इसके अलावा भी एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का था, जिसमें लाभांडी, दलदल सिवनी, पुरेना, मठ पुरेना, रायपुरा, सोनडोंगरी, कचना, इसमें 8,000 मकान लगभग बनाए गए। इसमें लगभग 8,705 मकान बनाए गए थे, जिसमें लगभग 8,067 करीब कंप्लीट भी हुए और लगभग 638 पेंडिंग भी हैं। इसमें से आपकी पिछली जो सरकार थी लगभग 3500 लोगों को बांटी है जी, जिसमें से 3500 लोगों को लगभग आवंटित होने की प्रक्रिया रही है। अब आज के डेट में लगभग उसमें आपके 4,500 से 5,000 फ्लैट बने हुए हैं, जिनकी कीमत 3.5 लाख रुपए के आसपास की है। वो नगर निगम क्यों दोबारा टेंडर नहीं कर रही है, पब्लिक को क्यों नहीं दे रही है? उनके बजट की चीज है ये, 3.5 लाख में आम आदमी खरीद सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कोई शहर से कोई स्लम एरिया हटता है या कोई ऐसा आदमी जो 15 साल से रायपुर राजधानी में रह रहा है, उसको घर लेना है, उसका बजट इतना नहीं है, उसके लिए एक ये योजना थी जिसमें आप एक शपथ पत्र देते हैं कि मेरे नाम से कोई भी जमीन नहीं है और मैं पिछले 15 साल से रायपुर में रह रहा हूँ, मेरा मूल निवासी यहाँ का है। उसको रहने के लिए रायपुर के आउटर में सब तरफ एक निर्माणाधीन भवन तैयार किया गया, जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के था। उसमें सब्सिडी के माध्यम से उसको 3.5 लाख रुपए में लोगों को दिया जा रहा था। हमारी सरकार में लगभग 4,4245 के आसपास लोगों को हमने घर देने का काम किया। जो बाकी नहीं हो पा रहा है वो वर्तमान जो सरकार है ट्रिपल इंजन की, वो उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक घर एक आम परिवार का सपना होता है, उसकी छत पक्का हो। तो इस प्रक्रिया को जटिल कर देने के कारण लोग इसमें लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं ये अधिकारियों का भी फेलियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग लेने को तो तैयार हैं, तभी 4,445 लोगों ने उस मकान को लिया है। अब क्यों नहीं ले रहे हैं उस योजना को? क्या हम अंतिम आदमी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? इसकी जिम्मेदार देखिए, इसमें एक बड़ी बात और आई है, अब ये बात निकली है, तो जो नगर निगम जिन फ्लैट्स का आवंटन करने की प्रक्रिया कर रही थी, क्योंकि नगर निगम स्वयं नगर निवेश से जुड़ा हुआ है, तो नगर निगम ये कहता है कि आप यदि नॉर्म पूरा नहीं करते हैं तो आप अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आते हैं। एक बात होती है, उस तरीके से यदि बात करती है तो नगर निगम यदि कोई चीज का निर्माण करती है तो निश्चित तौर पे वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगी, वैध कॉलोनी होगी। लेकिन ये जो मोर आस्क मोर आवास योजना है, इसमें सरकारी कोई भी बैंक फाइनेंस नहीं कर रही है, तो आम जनता कहां से लोन ले? एक तरफ 8.5%, 9.5% सरकारी मकान लेने के लिए यदि आप लोन सरकारी बैंकों में लेते हैं तो वो रेट लगता है, और दूसरे तरफ यही लोग को 18 से 25% के रेट पे प्राइवेट बैंक फाइनेंस कर रही है। क्या नगर निगम के अधिकारी उन प्राइवेट बैंक से मिले हुए हैं जिसके चलते ये जटिलताएं हैं, या फिर सरकार पूरे नॉर्म पालन करके निगम
नहीं बनाई, जिसकी वजह से टाउन एंड कंट्री ने उनको परमिशन नहीं दिया और लोन नहीं हो पा रहा है सरकारी बैंकों में। देखिए, आपने जो सवाल किया, दो टाइप का काम होता है। यदि आपको अपनी कॉलोनी वैध कराना है तो उसमें लेआउट अप्रूव होना चाहिए आपका नगर निगम से भी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी। यदि आप वहां मकान ले लिए हैं और आपकी संख्या लगभग 50-100 है, यदि आप उसको कराना चाहते हैं तो उसका एक निर्धारण शुल्क है। ये तो कॉलोनियों की बात मैं बता रहा हूँ आप मेरे को। उसके बाद यदि आपको कोई मकान चाहिए और आप ये कहना चाह रहे हैं कि नगर निगम के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें सरकारी जो बैंक है उसको विश्वास क्यों नहीं है, उसमें लोन क्यों नहीं दे रही है और प्राइवेट बैंक क्यों दे रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अब इसमें ऐसा नहीं है कि सरकारी बैंकों को नगर निगम के ऊपर भरोसा नहीं है। पहली बात, जो लोग लेना चाहते हैं उनके पास उतने, क्योंकि सरकारी बैंकों के डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है बशर्ते प्राइवेट से। प्राइवेट बैंक थोड़ी सी कम चीजों में आपको फाइनेंस देती है और सहूलियत ज्यादा देती है और इजी, इसलिए लोग प्राइवेट बैंक की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। क्योंकि यदि आप स्टेट बैंक से फाइनेंस कराएंगे तो उसके क्राइटेरिया अलग है, यदि वही कोई आप प्राइवेट बैंक के फाइनेंस कराएंगे उसका क्राइटेरिया अलग। बिल्कुल बिल्कुल, वो दो कम कागज में भी आपको फाइनेंस करेंगे। इसमें नगर निगम को एक एश्योरिटी देनी चाहिए, बैंक को अलग एक गारंटी देनी चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की जवाबदारी हमको है, तो लोगों को बिल्कुल सही बात, मैं चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप कि कोई भी क्या, नगर निगम भी एक प्रमुख संस्था है सरकार की। यदि उस पर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट बैंकों को अगर भरोसा नहीं है तो ये विचारणीय बात है। लेकिन चूंकि प्रक्रिया चलते आ रही है, इसलिए चलते आ रही है और लोगों को भी जल्दी चाहिए होता है, तो जल्दी काम प्राइवेट बैंक में हो जाता है। आपके हैंड से इसके लिए प्रयास किया जाएगा नगर निगम पे? आप निश्चित तौर पर आप देखिएगा, आने वाले समय में इस पर मैं जरूर सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, जनता को ये सुविधा होनी चाहिए कि वो प्राइवेट बैंक से ना। मैं भी जानता हूं कि प्राइवेट बैंकों का जो ब्याज दर होता है और जो सरकारी बैंकों का ब्याज दर, उसमें फर्क होता है। तो यदि प्राइवेट बैंक से ना कराकर सरकारी बैंकों से उनको फाइनेंस मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनको ब्याज की मार कम पड़ेगी। बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात की थी अवैध कॉलोनी की, जिसके लिए मैं उस सवाल पे आता हूँ। नगर निगम किस आधार पे किसी कॉलोनी को अवैध कॉलोनी मानती है? देखिए, उसका क्राइटेरिया सबसे प्रमुख ये होता है, यदि आप कोई कॉलोनी में हैं, यदि उस कॉलोनी का लेआउट अप्रूव नहीं है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से और नगर निगम से, तो अवैध हो गई। यदि आप वहां पे रह रहे हैं, आपको पता है कि किसी बिल्डर ने काट के रख दिया है, वहां सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, नाली नहीं है, स्वच्छ पीने का पानी नहीं है, तो आप उसको वैध कराने के लिए मार्ग संरचना करके आप अपना स्क्वायर फीट के हिसाब से नगर निगम को शुल्क प्रदान करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे नगर निगम आपको मूल विकास से जोड़ती है, जिसमें प्रथम प्राथमिकता आपके स्वच्छ पीने के पानी की है, सड़क की है और नाली की और बिजली की। तो ये इस व्यवस्था को थोड़ी सरल किए जाने की जरूरत है। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में क्या आप इसको सरल करने के लिए बिल्कुल, यदि जनता की तरफ से कोई इसमें अच्छा सुझाव आएगा तो डेफिनेटली हम इसमें बात करेंगे। कहीं कोई एक बड़ी बात और है कि ये जो अवैध कॉलोनियां होती है, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर 100% नहीं होता, तो ये क्या है, किसानों से ली जाती है। और अक्सर देखा गया है कि किसानों की भूमि से लगा हुआ एक बड़ा घास जमीन होता है। इन घास जमीनों को शासन चाहे तो सार्वजनिक हितों के लिए कैप्चर करके वहां गार्डन बना सकती है, खेल मैदान बना सकती है, खुला जिम बना सकती है, सामुदायिक भवन बना सकती है। लेकिन ऐसा हो रहा है आज के डेट में कि किसी समाज विशेष को उसको सामाजिक भवन के लिए दे दिया जाता है। इस पे नगर निगम के संज्ञान में ये बात है, या नगर निगम आग मूंद करके बैठी है, या नगर निगम को आप सचेत करना चाहेंगे कि ऐसे मुद्दों पे काम होने की जरूरत है? देखिए, जो चीज अगर सार्वजनिक उपयोग के लिए है उसका उपयोग सार्वजनिक होना चाहिए बायलास, ये बिल्कुल 100% बात है। लेकिन नगर निगम में जनभावना का भी ध्यान रखती है। यदि किसी धर्म का जनभावना या किसी जाति की धर्मभावना वहां पे अपने जातिगत, उसके लिए तो शासन अगर उसको अलर्ट करता है तो भी उस पर नगर निगम का कोई कंट्रोल नहीं है, वो करेगी उसको। लेकिन कोई खेल के मैदान को बदल के किसी जाति और धर्म को दे देना, ये अनुचित है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपका कहना ये है कि जो पहले से निर्माणाधीन है उसको कब्जा करने तो देंगे नहीं, लेकिन नए कब्जे पे अभी कंट्रोल की कोई पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अब अपन पहुंचते हैं सर शिविर के संदर्भ में। शिविर में एक बड़ी समस्या रहती है कि लोग जन समस्या निवारण शिविर आप लोग आयोजित करते हैं। इस शिविरों में समाधान सबसे ज्यादातर अवैध कब्जे पे आती है बात। तो अवैध कब्जे के लिए कार्यवाही की प्रक्रिया थोड़ा सा पक्षपातपूर्ण होता है, तो इस पे थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, लोगों के पक्ष को जानने का प्रयास नगर निगम को करना चाहिए। इस दिशा में आप
वर्तमान के बॉडी को, जो आपके नगर निगम के हैं, उनको कुछ मार्गदर्शन देंगे जिससे लोगों को थोड़ी सरलता हो? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से एक अपील करता हूँ कि वो अपने कर्तव्यों को जानती हैं और अधिकारों को भी जानती हैं, लेकिन लड़ती सिर्फ अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करती। बिल्कुल, इसी के लिए ना आपको नेता चुना जाता है सर, क्योंकि वो लड़ नहीं पाते हैं। तो आप ये बात ध्यान दीजिए, जब कोई अवैध निर्माण हो रहा है इनिशियल, तो आपको उस एटलीस्ट कम से कम अपने नगर निगम में तो उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। उसकी कोई प्रक्रिया है? बिल्कुल प्रक्रिया है। आप उसको एक लेटर हेड में आप अपने जो आवक जावक में आप अपने, और आप चाहेंगे तो आपका नाम भी गुप्त। अच्छा, लेकिन आप शासन को जानकारी तो दीजिए प्रथम, जो मूल काम है। उसके बाद यदि नगर निगम उस पर काम नहीं कर रही है तो हम बैठे हैं। बिल्कुल, आप तक जनता पहुंच सकती है। जब ऐसी कोई बात होगी तो जनता आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकती है। कांग्रेस ने हमको चुना इसलिए कि जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ना है। बिल्कुल। तो जैसे आपने एक बहुत बढ़िया व्यवस्था की है अपने वार्ड में जी, लोगों से संपर्क करने का, लेकिन वो एक पार्षद का कार्यालय है और इस क्षेत्र के लोग, हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के पास भी आते होंगे, हो सकता है कि दूसरी पार्टी के लोग भी आते होंगे, आपसे मदद लेने की इच्छा रखते हैं, तो वहां आके पूरी होती होगी। क्या आपने नगर निगम मुख्यालय में भी ऐसा कोई कार्यालय बनाने का निर्णय लिया है, या लोगों के जनसंपर्क का कोई एक व्यवस्था है जी, और न्याय संगत व्यवस्था है और व्यवहारिक व्यवस्था है रायपुर नगर निगम में। पिछले कई वर्षों से नेता प्रतिपक्ष को एक कमरा दिया जाता है और उनकी बात को सुनने के लिए लोग वहां पे अपनी बात रखने के लिए उनके पास आते हैं जी। तो बहुत जल्दी वो भी कमरा, वो आमजन के लिए सरल रहेगा। हाँ, आमजन के लिए महापौर के बाजू में है। बिल्कुल, आप अपनी बात वहां पे आके भी कर सकते जी। अब बात रही इस शिविर में, एक बात और आती है, जैसे कि कई लोग कई किस्म से उसमें अपनी मांगे रखते हैं, लेकिन एक जायज मांग होती है कि रोजगार और स्वावलंबन की। नगर निगम ऐसे प्रोजेक्ट क्यों नहीं लाती जिससे आम जन को, सिर्फ महिला समूह की तरफ ध्यान ना दें? क्या है कि जनता का एक बड़ा तबका है, वो किशोर और युवा हैं, उसमें पुरुष भी हैं, जिसमें बेरोजगारियां बढ़ रही हैं। उनके लिए रोजगार और स्वावलंबन की योजना नगर निगम की पहले यदि रही हो और दब गई हो, तो उसको क्या आप सामने लाने का प्रयास करेंगे अभी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम जब थे अभी इसके पहले वाले परिषद में, तो हमने एक ऐप लॉन्च किया था, हालांकि वो सक्सेस नहीं हो पाया। उस ऐप में आपको प्लम्बर भी मिलता, उस ऐप में आपको पेंटर भी मिलता, आप उस ऐप में आपको धोबी भी मिलता। मोर रायपुर ऐप में, हाँ जी जी। तो जैसे आपको, तो आप मान लो आप अमलीडी में रहते हैं, अब आपको आपके यहाँ लाइट फ्यूज उड़ गया, तो आपको उस ऐप में जाके आप स्विच दबाते और आपको घर प्लम्बर आता। जी जी। तो उनको इम्पैनल करने का कोई तरीका होता था? हाँ, तो लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी हम में जी, तो उसमें हम विश्वास नहीं बना पाए। यदि ऐसा कोई नगर निगम प्रयास करे तो जो बेरोजगार लोग हैं, जिनके अंदर कुछ हुनर है, उनको भी एक रोजगार मिलेगा और जनता को एक सुविधा मिलेगी रायपुर नगर निगम। यदि थर्ड पार्टी इसमें कोई इन्वॉल्व होना चाहे तो जगह बना सकती है। हाँ, बिल्कुल बना सकती है। और उसमें आप सुविधा देखिए ना, आपको घर बैठे सारी चीजें मिल रहे हैं, प्लम्बर मिल रहा है, पेंटर मिल रहा है, धोबी मिल रहा है, जो आपको कारीगर चाहिए सारे कारीगर उसमें ऐप में उपलब्ध है। बिल्कुल। अब पहुंचते हैं सर, एक बड़ा मुद्दा है शराब और सूखे नशे का। जी, आपका ये वार्ड अछूता नहीं है। बिल्कुल। इस क्षेत्र में चूंकि पुराना बस स्टैंड का एरिया रहा है, यहाँ बहुत सारे गैर सामाजिक तत्वों का आगमन भी होता है और उसके चलते बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो इसके लिए कोई ऐसी टीम बना के रखे हैं या शासन की ओर से आप बनाना चाहेंगे जो इस पे कंट्रोल कर सके? देखिए, मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा है अभी। यदि सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। आपको याद होगा, माननीय भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो 15-16 साल के बच्चे भी हुक्का पी रहे थे। हर गली में हुक्का पार्लर था। हाँ, उन्होंने बंद किया था, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और हुक्का बंद हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार यदि चाह ले तो रायपुर शहर में सूखा नशा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम सबको दृढ़ संकल्पित होना चाहिए जी। और जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनको अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए और इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ना एक जागरूकता और एक अवेयरनेस कैंपेन भी इसके लिए चलाने की जरूरत है, जिससे लोग समझें कि ये कितना आने वाले समय में हानिकारक है। आप देखेंगे धमतरी में अभी जो 3 लोगों की मृत्यु हुई नशे की वजह से, तो नशे की वजह से, तो ये कितना बड़ा लॉस है, युवा हानि है। तो इसको समझना होगा और रायपुर राजधानी में तो इसके लिए एक बड़ी मुहिम
और सबको मिलकर एक लड़ाई, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इसकी लड़ाई को लड़ना होगा। बिल्कुल, आपने तभी दलगत रायपुर राजनीति से उठ के स्वच्छ जो हो बात पाएगा। कही, इस बात पे मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि हम लोगों ने वार्ड में सर्वे किया आपसे इंटरव्यू लेने के पहले, तो आपकी भूमिका को लोग बहुत ऊपर तक देख रहे हैं। आपको एक महापौर और एक विधायक के रूप में भी हमने इंटरव्यू लिया कुछ लोगों से, तो उनके मतलब बातों से ऐसा लगा कि वो उसमें आप एक अच्छे नेता के रूप में आपको पहचाना जा रहा है। तो ऐसी छवि आपकी निर्मित हो रही है। तो यदि आप ऐसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए बैठते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। आने वाले ये आप भविष्य के गर्व की सवाल कर रहे हैं। मेरे सामने जो भी चुनौती आएगी, जैसे आज तक मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उसके लिए काम किया, आगे भी करूंगा। और यदि ईश्वर ने चाहा और आप सबका साथ रहा और जनता का विश्वास रहा, तो रायपुर शहर सूखा नशा बंद कराना मेरी प्रथम प्राथमिकता। ये बहुत अच्छी बात है। ये बात पे आप कायम रहिएगा। बिल्कुल। आप जब महापौर या मैं विधायक आपको बनेंगे तो बता रहा हूं, आपके कार्यालय में फिर पहुंचेंगे, बिल्कुल। इस बात की प्रामाणिकता चेक आपको एक करेंगे। बात बता रहा हूँ, मैंने आज तक जीवन में जो भी कहा है वो किया है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, हम यदि आपके appreciate चैनल करते के माध्यम से ये बात को कह रहा हूँ तो करूंगा, हैं। निभाएंगे पक्का। पक्का। ये बात हुई, बहुत अच्छी बात। तो हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हुए बस एक आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस रायपुर की जनता से और छत्तीसगढ़ की जनता से ऐसा क्या संदेश आप देना चाहते हैं जिससे वो सब समझें कि एक अच्छा नेतृत्व करता हमारे बीच भविष्य में और अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से आना चाहता है? 2 लाइन में बोलना चाहूंगा। बिल्कुल, स्वागत है। जनता अपने कर्तव्यों को समझे और अधिकारों को जाने। दूसरी बात, हमेशा दूसरों को मदद करिए। जरूरी नहीं कि आप मदद उसको आर्थिक रूप से ही कर सकते हैं, बिल्कुल, आप उसको अपना समय दे सकते हैं, आप उसके साथ खड़े रह सकते हैं। तो जिस दिन हर नागरिक के अंदर ये भावना जग जाएगी ना, तो एक सुंदर रायपुर शहर का निर्माण होगा। बहुत सही वो है। चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, आज हम आकाश तिवारी जी से इंटरव्यू जो ले रहे थे उसको यहीं हम समाप्त करते हैं। और साहब, आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये जो नगर नायक की भूमिका है, ये हमारे हर नगर पंचायत, हर नगर पालिका और हर नगर निगम के क्षेत्र के जो पार्षद हैं उनके तक ये मुहिम पहुंच रही है। और आपके सवाल हमको हमारे इस YouTube चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो जगह दिया गया है जहां आप हमें सुझाव दे सकते हैं, वहां जरूर दीजिएगा, ताकि हम आपके सवाल सीधे आपके नेताजी तक पहुंचा सके और आपके नेताजी को आपके साथ डायरेक्ट जोड़ सकें। तो इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं आपसे। तो आकाश जी, हमको